नमस्कार। आज संडे है, फिर भी आज हम चार्ट तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका सक्सेस रेट जो है ना काफी अच्छा होना चाहिए। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो इंडिकेटर की तरह काम ना करे। जैसे इंडिकेटर होते हैं ना कि आपको पहले एक्शन हो जाता है, उसके बाद वो रिएक्शन करता है। हम इंडिकेटर का यूज तो करेंगे, लेकिन हम ऐसी स्ट्रेटजी को यूज नहीं करेंगे जिसमें कि बाद में हमें रिएक्शन मिलता है, जिसका कि मतलब कि कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। तो हम ऐसे इंडिकेटर का यूज करेंगे, ऐसे सक्सेस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि क्या वो सक्सेस है या नहीं है। तो इसके लिए हमें करना क्या क्या होगा, तो इसके लिए हमें जरूरत क्या क्या चीज की है। तो सबसे पहली बात तो आपके पास क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए पैसेंस आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट हर एक स्ट्रेटजी के लिए सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि बिना रिस्क मैनेजमेंट के आपकी कोई भी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आप फेल हो जाओगे, क्योंकि क्या होता है कि आप लोभ में आ जाते हो। चलो इस पे बाद में बात करेंगे, जब रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ठीक है। तीसरा है कि आपका एक्टिव रिएक्शन होना चाहिए, मतलब जिस समय वो मोमेंट आए आपको एक्टिव रहना है हमेशा। ये साफ शूटर की तरह है कि आपको लगातार निशाना लगाए रखना है। अब ऐसा भी नहीं है कि लगातार निशाना लगा के बैठे रखना है, बस आप देखते रहो, स्क्रीन को वॉच करते रहो करते रहो करते रहो, जैसे ही वो मोमेंट आया आपको एक्शन करना है, बस ये करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप डायरेक्ट गए और एक्शन कर दिया, ऐसा भी नहीं है। तो उस पर आप पूरा थ्रो आगे हम देखेंगे। और चौथा जो जो कि बेसिक जो समझता हूँ कि इस जब मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे पास आए हैं या जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें एक बेसिक नॉलेज चार्ट का होगा। और अगर मान लो नहीं भी है तो इस स्ट्रेटजी में जो जो बेसिक नॉलेज चाहिए, जैसे जैसे आपको देखना है वो मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो एक बेसिक नॉलेज चाहिए, तो ये चार चीजें मतलब पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और एक्टिव रिएक्शन और चार्ट की बेसिक नॉलेज, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो चलो अब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी जो है, अगर हम इसको नाम देना चाहें तो इसको मैं एक नाम दूंगा, और ये नाम मैं देता हूँ इसे गैप ब्लास्ट। गैप ब्लास्ट का मतलब क्या है कि ये ना, जब गैप बनता है ना तो एक ब्लास्ट भी होता है। वो गैप तभी बनता है जब ब्लास्ट होता है, यानी कि किसी बॉल को आप जब पटकते हो तो वो जंप करता है, जंप करता है ना। तो इसलिए मैंने कहा गैप ब्लास्ट, मतलब मार्केट एकदम सपाट चले जा रहा है, या तो अचानक से ऊपर गया या फिर अचानक से नीचे आया। तो ये जो दोनों पोजीशन है ना, यही हमारी पोजीशन होगी सबसे अच्छी। अब ये कहां पे किस समय बने तो अच्छी है, किस समय ना बने तो हमारे लिए खराब है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये हर जगह पे नहीं कर सकते हम कि अच्छा जब गैप हो गया, जब गैप डाउन हो गया तभी हमने कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। तो आपको इस जो है आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि है तो नाम गैप प्लस, लेकिन हर समय नहीं कर सकते। तो इस पे हम चार्ट पे जब जाएंगे तो आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। और इसके सक्सेस रेट के बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। चलिए इतने ज्यादा बात नहीं करने की जगह पे हम सीधे चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये निफ्टी के चार्ट में आ गए, और ये मैं फायर्स का चार्ट यूज कर रहा हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू या फिर और कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी। तो देखिए इसमें मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो देखिए पहली बात कि इस चार्ट में क्या क्या जरूरत होने वाली है आपको। पहली बात तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आराम से कहीं से भी आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालना। आपको मैं बता दूंगा, उस पर भी बता दूंगा थोड़ा बहुत, आपको उस पर भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए, और एक 9 EMA का आपको लाइन आना चाहिए, ये दो होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे आप सुपर ट्रेंड को भी रख सकते हो। सुपर ट्रेंड भी एक अच्छा है। तो उसमें क्या होगा ना कि सुपर ट्रेंड बनने से क्या होगा कि आपको एक छोटा सा एक बेसिक पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर आप मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस सही नहीं भी बना पा रहे हो ना, तो सुपर ट्रेंड आपको मदद करेगा। तो सुपर ट्रेंड बना लो 10 और 3 वाला, ठीक है। तो ये आप बना लेना। अब ये सुपर ट्रेंड कैसे बनता है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर आप अलग से देख लो। लेकिन सुपर ट्रेंड आप जैसे ही सर्च करोगे, अगर मानो आप जाते हो इंडिकेटर में सर्च करो सुपर ट्रेंड, वहां मिल जाएगा आपको 10 दिन का। वो आराम से डाल दो 10 और 3 का, सेटिंग में जाकर 10 दिन डालो, हो जाएगा, ठीक है। 10 और 3 का 9 EMA वाला डाल सकते हो। 9 EMA का भी आप इंडिकेटर डाल दो। देखो ये जो ऑरेंज वाला आप देख रहे हो ना, ऑरेंज वाला आप देख पा रहे हो, ये ऑरेंज वाला देख पा रहे हो ना, ये 9 EMA का ही लाइन है, ठीक है। तो ये 9 EMA की लाइन का ही हम यूज करेंगे अभी तत्कालीन में। 9 EMA का यूज करेंगे, और ये हम 15 मिनट का चार्ट पे यूज कर रहे हैं। इसका यूज कर रहे हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे यूज कर रहे हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है, ओके। तो हम इस चीज को देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। और हमने दूसरा बोला कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में पता होनी चाहिए। तो अभी हम पहले आपको एग्जांपल से दिखाएंगे, फिर इसका दिखाएंगे कि क्या क्या ये फायदा और कहाँ कहाँ पे इस तरह के ट्रेड मिल रहा है। जैसे आप सबसे पहले देखें कि चलो पिछले दिन पे चलते हैं, जो 31 तारीख वाला ट्रेड था उसमें देखते हैं। देखिए क्या हुआ है।
मार्केट ओपन हुआ है गैप अप, ठीक है सर, गैप अप ओपन हुआ है ईएमए से ऊपर, काफी ऊपर, है ना, एक यहाँ पे हुआ, देखो इसी दिन यहाँ पर एक बार और यहाँ पे भी ईएमए से ऊपर चला गया है, काफी ऊपर चला गया है। सिर्फ गैप अप भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ईएमए से काफी ऊपर भी चले जाना भी एक पॉइंट होता है। ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी तरह चलिए पीछे चलते हैं, कहीं पे गैप डाउन भी आएगा, ऐसा नहीं है गैप डाउन नहीं आएगा, ये देखिए गैप डाउन भी आया, ये देखिए ईएमए और इसके बीच में गैप डाउन आया, ये है ना गैप डाउन, ईएमए से इसकी दूरी बन गई, गैप डाउन बनी है। इसी तरह और भी देखिए, पीछे चलिए, ये देखिए ये गैप अप, कितना बड़ा गैप अप, ये देखा आपने, ये देखिए ये कितना बड़ा गैप अप है, सॉरी, ये कितना बड़ा गैप अप दिख रहा है, कितना बड़ा गैप अप है सर। ये आप देखते जाओ ना, पीछे देखते जाओ, पीछे देखते जाओ, चलो पीछे और देखते हैं, और देखते हैं, ये देखिए दिखा गैप अप है। हाँ, तो यहाँ पे भी आपने देखा, ये रहा गैप डाउन, यहाँ रहा गैप डाउन, इसी तरह और भी देखिए, यहाँ रहा गैप डाउन, गैप डाउन देखिए, ये रहा गैप अप, ये रहा गैप अप, मतलब देखते जाइए, मतलब अब देखो पीछे के कुछ दिनों में मैं आपको इतने सारे दिखा रहा हूँ। अब चलो रेंडमली हम पीछे चलते हैं, काफी पीछे चले जाते हैं, कहीं पे भी देखते हैं कि कहीं पे कुछ और मिलता है। चलो यहीं पे आ गए, कितना दूर आ गए, कहाँ आ गए, 10 तारीख पे आ गए, चलिए 10 तारीख पे आ गए। 10 तारीख पे देखिए यहाँ गैप अप दिख रहा है, ये गैप अप दिख रहा है, यहाँ देखिए ये कितने नीचे चला आया, ये देखिए टूटता हुआ नीचे चला आया, लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे टूटा है, लेकिन ये आया यहाँ तक, इन दोनों के बीच में दूरी बड़ी है ना। तो मैं क्या कहने वाला हूं, अब ये आप देखें, तो ये आपको एक सीधा सीधा आपको एक व्यू मिल गया कि हम जो है देखना क्या चाह रहे हैं। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे, गैप अप या गैप डाउन को देखेंगे। गैप अप गैप डाउन से भी ज्यादा आप इसको कह सकते हो कि आपका ईएमए से दूरी बढ़ जाए। एक्चुअली में ये ईएमए जो है ना, 9 ईएमए से दूरी बन जाए, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और उसके बाद आप देखते जाओ, मेरी बात को आप ध्यान से, हो सके तो कलम कॉपी ले लो, नोट करते चले जाओ, तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। या फिर इस वीडियो को आप बार बार देखना, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आए, दूसरी बार तीसरी बार में समझ में आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम लोग क्या देखेंगे कि जो ईएमए होता है, ईएमए क्या होता है कि एक मूविंग एवरेज है, वो मूविंग एवरेज है। जो नहीं जान रहे उसके लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, जो और जो जान रहे हैं उनके तो अच्छी बात है। तो ईएमए जो होता है एक मूविंग एवरेज होता है, यानी कि वो लगातार चल रहा है, एक एवरेज बना रहा है। तो एवरेज बना रहा है तो वो क्या करेगा, जैसे साथ साथ चल रहा है, मार्केट में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, साथ साथ ही चलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में ऊपर या नीचे काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आया, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर नीचे हो जाएगा, मूविंग एवरेज जहां पीछे था उसको वहां तक जाने के लिए फिर से एवरेज बनाने में समय लगेगा ना, एवरेज के बीच में गैप बन जाता है, ठीक है। लॉजिक यही है, एवरेज के बीच में गैप बन जाता है, तो एवरेज से मार्केट दूर नहीं रह सकता, या तो मार्केट एवरेज के पास आ जाएगा या एवरेज मार्केट के पास आ जाएगा, दोनों में से एक ऊपर आएगा या ऊपर जाएगा, तो मार्केट नीचे आएगा। तो ये दोनों लॉजिक पे हम काम करेंगे। अब हमारा लॉजिक क्या है कि जब एवरेज से मार्केट दूर होता है, चाहे ऊपर या नीचे, तो क्या करेगा कि एवरेज के पास वापस आने के लिए या तो मार्केट नीचे आएगा, तो आपके पास एक मौका मिला, या फिर मान लो मार्केट ऊपर गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मार्केट ऊपर गया तो भी मार्केट क्या करेगा, एवरेज के पास आने के लिए नीचे आएगा। तो मार्केट मूव करने वाला है, मूव पे हम ले लेते हैं। अब आप ऊपर नीचे आप समझ लेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, या मार्केट मूव करने वाला है कि एवरेज मूव करने वाला है। अगर एवरेज मूव करने वाला है यानी ईएमए मूव करने वाला है, तब तो आपके लिए रिस्क हो जाएगा, तब तो आपके लिए रिस्क हो जाएगा, क्योंकि आप जिस तरह का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज करने वाले हैं यहाँ पर, है ना, उसमें हम जो यूज करेंगे उसमें हम ये यूज करने वाले हैं कि हम बेच के काम करने वाले हैं। आप कहोगे बेच के तो सारे लोग काम नहीं कर सकते, उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा लगेगा, तो हम इसलिए तो बोला हमने कि रिस्क मैनेजमेंट का उस पर काम करेंगे। आप सिंगल में भी काम कर सकते हो, मार्जिन ज्यादा लगेगा, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा और थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। तो चलिए उसको हम कम करने के लिए क्या करते हैं कि एक कॉल के साथ दूसरे कॉल को, यानी एक कॉल एट द मनी मान लो है, तो उसके नीचे की आउट ऑफ द मनी को बेच देंगे, यानी एक पे एक रेशियो वाला कर लेते हैं, जिसको बुल स्प्रेड करते हैं, यानी एक कॉल को बाय किया, दूसरे कॉल को बेच दिया, उसको बुल स्प्रेड करते हैं। इसे द पुट में जब करते हैं कि जो एट द मनी है उसको जो बाय कर लिया, और आउट ऑफ द मनी है जो उसको बेच दिया, आउट ऑफ द मनी को बेच दिया, तो इसको बियर स्प्रेड करते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी को हम यूज कर सकते हैं, इस तरह की स्ट्रेटजी को आप इसको इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे भी अगर आपको सेफ चलना है तो आप बटरफ्लाई कर लो, एक क्लियर बटरफ्लाई, यानी कि एक ऊपर का बाय किया, कॉल या पुट कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क तब पड़ेगा, कब फर्क पड़ेगा, अगर मानो मार्केट टूट रहा है, अगर मार्केट टूटा है तब तो फिर आपको पुट वाली स्ट्रेटजी में काम करना होगा, और अगर मार्केट बढ़ा है
तो आपको कॉल वाले स्ट्रेटजी में काम करना पड़ेगा। अब दोनों में हम बेचेंगे। अब आपको कि मार्केट अगर बढ़ा है तो कॉल को बेचेंगे कैसे? कॉल को बेचेंगे तो वो तो लॉस हो जाएगा। यही तो स्ट्रेटजी। अगर मार्केट टूटा है तो हम पुट को बेच रहे हैं, यही तो स्ट्रेटजी है। क्योंकि आप जानते हो, सभी जानते हैं कि जब मार्केट जो गिरता है तो पुट के रेट बढ़ते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तो कॉल के रेट बढ़ते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं। जब मार्केट बढ़ेगा तो हम कॉल को बेचेंगे, जब मार्केट गिरेगा तो हम पुट को बेचेंगे, यानी हम बेचेंगे तो कॉल स्प्रेड या पुट स्प्रेड को बेचेंगे। अगर इससे भी सेफ आपको चलना है तो आप बटरफ्लाई कर सकते हो, बटरफ्लाई कॉल बटरफ्लाई कर लो, पुट बटरफ्लाई कर लो, स्प्रेड की जगह बटरफ्लाई को कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपका और सेफ हो जाएगा, क्योंकि वो ना आपको एक बंधा हुआ वो स्ट्रेटजी है। बंधा हुआ स्ट्रेटजी होता है मतलब कि उसकी लिमिट जो है सेट हो जाती है कि वो कहां तक जा सकता है, कहां तक वो बढ़ सकता है, कहां तक वो लॉस आपको ज्यादा से ज्यादा दे सकता है। सिंगल जो होता है वो सबसे हाईएस्ट रिस्क लेता है। सिंगल जो होगा ना, जैसे मानो एक आप सिंगल ले लो, सिंगल जैसे मानो एक कॉल लेते हो आप, ये जब सिंगल होगा ना, जब मार्केट जाएगी ना तो उसके साथ साथ ये भी जाता रहेगा, तो आपका रिस्क जो है ना अनलिमिटेड हो जाता है। रिस्क क्या होता है? अनलिमिटेड। सेम इसी तरह ले लो, पुट है, पुट लो, मार्केट अगर गिरा, मार्केट अगर गिरा तो क्या होगा, पुट भी धीरे धीरे गिरता रहेगा, पुट भी धीरे धीरे गिरता रहेगा, है ना। अगर आपने बेच रखा है तो फिर आपके इसमें भी लिमिट जो है, आपका जो रिस्क है अनलिमिटेड हो जाएगा। तो ये दोनों स्थिति खतरनाक है। अब हम क्या करते हैं कि चलो कॉल का मार्केट बढ़ने में एक कॉल जो है एटीएम वाला है ना, चलो एग्जांपल से ले लेते हैं, एटीएम की जगह पे एग्जांपल से लेते हैं। जैसे मान लो मार्केट का है, मार्केट अभी आपका 24,100 पे है। कहाँ पे? 24,100 पे। तो चलो हमने क्या किया, 24,100 की कॉल जो है इसे प्लस कर लिया, और 24,200 की कॉल को माइनस कर दिया। अब देखो ये दोनों, अब इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 100। यानी आपका नुकसान, अब मानो आप किसी चीज को, अब ये 100 का है, एड द मनी का काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि इसका रेट जो बना है ना, दोनों मिलकर के 50 रुपए का रेट बना। अब जब ये 50 रुपए का रेट है तो इसमें रिस्क कितने का है? 50 रुपए का। अगर ये भागेगा भी तब भी 50 रुपए आपको मिलने वाला है, गिरेगा भी तब भी 50 रुपए जाने वाले हैं, इससे ज्यादा ये जा नहीं सकता 50 से। तो आपकी लिमिट हो गई ना, रिस्क रिस्क लिमिट हो गई ना, बंद गया ना। तो क्या 50 के साथ आप 65 करते हो ना, तो इतने ही आपका बनने वाला है, 3750 बनता है ना। तो 3750 का ही आपका रिस्क है एक लॉट पे। अब मार्जिन भी इसमें कम लगेगा, क्योंकि जब ये स्ट्रेटजी काम करता है ना तो इसमें मार्जिन भी कम लगता है। इसी तरह पुट में भी सेम है, सेम पुट में भी आपको इसी तरह से दिखेगा, तो इसमें रिस्क कम हो जाता है। अब चलिए इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं कि चलो नहीं मुझे इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि 3750 एक ही बार में लग जा रहा है, हालांकि मार्जिन ज्यादा लगेगा, 3750 का रिस्क हो जा रहा है। तो आप 3750 के रिस्क से बचना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि एक्सपायरी वाले दिन तक जो होता है ना, बटरफ्लाई में काम करो। बटरफ्लाई क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन ही जो है ना ज्यादा एक्सपेंड होता है, नहीं तो हर दिन जो है ना वो बहुत छोटा 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 जो एक्सपेंड होता है, वो एक्सपायरी वाले दिन ही जो है ना फैलता है और वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच सकता है। नहीं तो एक्सपायरी से एक दिन पहले तक भी वो अपने मैक्सिमम तक नहीं पहुंच सकता। तो अगर मान लो 100 रुपए की बटरफ्लाई आपने बनाई, अब बटरफ्लाई कैसे बनाओगे, चलो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नहीं जान रहे, लेकिन मैं सब देख लो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जैसे इसी तरह 24,100, तो मैं क्या करूंगा, 24,100 वाली जो है, मैं बटरफ्लाई आपको समझा रहा हूँ, प्लस या माइनस अभी बाद में देख लेना कि आप इसको प्लस करोगे या माइनस करोगे। तो मैं बटरफ्लाई सीधे सीधे बता रहा हूँ। जैसे 24,100 की जो कॉल है, इसे मैंने एक एक जो है, ये एक पीस में इसे, यानी कि एक सिंगल स्ट्राइक इसे बाय किया, और इसके बाद वाला 24,200 की कॉल जो है, इसे दो दो माइनस किया हमने, और तीसरा जो है, तीसरा यानी 24,300 की कॉल, इसे एक प्लस किया, यानी ऊपर वाला एक प्लस, नीचे वाला एक प्लस, बीच वाला दो माइनस कर दिया हमने, यानी 24,200 को हमने बीच में रख करके काम कर लिया। हमारा गैप जो है वही 100 का ही है, जो हमने बुल स्प्रेड बनाया था वही 100 का ही स्प्रेड है। लेकिन यहाँ बटरफ्लाई बन जाने की वजह से इसके जो रेट बन जाएंगे ना, दिन पे डिपेंड करेगा। अब ये किस दिन का आपने बनाया। अब जैसे मान लो कि ये, अब जैसे देखो क्या होती है कि आपको पता है कि जो निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, सब कमेंट में लिखो जल्दी से। ट्यूसडे। मान लो आज फ्राइडे है,
या वेडनेसडे मान लो, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे मान लो, क्योंकि हम नेक्स्ट डे कर रहे हैं, एक्सपायरी का अगले दिन कर रहे हैं वेडनेसडे, यानी हमारे पास पूरा का पूरा डे बचा हुआ है। वेडनेसडे है तो उस बटरफ्लाई का जो रेट होगा, यानी जो 100 का जो गैप है, उस बटरफ्लाई का रेट पता है क्या होगा? उस बटरफ्लाई का रेट आपको 10 से 15 रुपए का रेट मिलेंगे आपको, वो 10 से 15 रुपए का रेट मिलेगा आपको, ये सोच लो। यानी वेडनेसडे को 10 से 15 रुपए भी बहुत, कभी कभी तो बहुत हो जाता है, क्योंकि इससे भी ये भी रेट नहीं मिलता। तो सोचो 10 से 15 रुपए हो सकता है कि अगर विक्स कम हो तो फिर इसके रेट बढ़ सकते हैं, विक्स ज्यादा कम होगा तो रेट बढ़ेंगे, ये याद रखना है। विक्स कम होने पे तो विक्स वाली बात पे बात भी करेंगे, लेकिन अभी तक में आप केवल रेट पे फोकस करना, ठीक है? तो 10 से 15 रुपए मिलेंगे, और वो उस दिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा भी ना, तो 15 का 17 होगा, 17 का 18 यही तक पहुंच सकता है, वो 50 रुपए नहीं पहुंचेगा। जैसे आपका बुल स्पीड जो है ना, जो बुल स्पीड आपने बनाया था, याद है? बुल स्पीड वो उस दिन भी 50 के 50 रुपए जा सकता है, अगर मार्केट अगर उसको क्रॉस कर जाए तो। लेकिन ये 50 रुपए नहीं जाएगा, जो आपका बटरफ्लाई है वो 50 रुपए नहीं जाएगा, वो 17 से 18 जगह अगर मानो होगा तो ये उलट करके और कम हो जाएगा। तो ये एक इसमें रिस्क बचता है। तो आप बटरफ्लाई में भी काम कर सकते हो, बुल स्पीड में अगर आप, लेकिन क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट कम होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 रुपए का होगा, जितना बड़ा गैप बनाओगे उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। मान लो कि आप 100 का गैप बनाते हो, तो फिर तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, 2 रुपए तक ज्यादा, मैक्सिमम 2 रुपए का हो जाएगा। हाँ, ज्यादा मूव हो गया आपके साइड से, अच्छा हो गया, या आपके पलट उलट गया, तो भी आपको जो है ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर गैप बड़ा कर दोगे तो आपको प्रॉफिट जो है बढ़ता जाएगा, नहीं तो ऐसे क्या होता है, सीमित हो जाता है, वही स्प्रेड में ज्यादा अच्छा मिलता है। तो आप अपने हिसाब से, रिस्क के हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन से आप काम कर सकते हो, किसमें आपको अच्छा लगता है, किसमें आप काम करते हो। हाँ, इसमें मार्जिन ज्यादा लगेगा बटरफ्लाई में, स्प्रेड में मार्जिन थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है, उस हिसाब से। लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लगेगा, दोनों करीब करीब बराबर ही होते हैं, 15 20 हजार 25 हजार के 30 हजार के आसपास का मार्जिन एक लॉट पे लगता है। तो ये आपको बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि चलो, ये तो हमने बता दिया कि किसका हमें यूज करना है। पहले हमने ये देख लिया कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी को इसमें यूज करना है, किस तरह की स्ट्रेटजी। पहले तो स्ट्रेटजी के अंदर स्ट्रेटजी था ये कि आपको बुल स्प्रेड या क्या है, बियर स्प्रेड का यूज करना है, या फिर बटरफ्लाई का कॉल या पुट वाला आपको यूज करना है। क्या करना है इसमें? सभी के सभी को हमें बेचना है, इसमें हमें क्या करना है? सेल करना है, बाय किसी को नहीं करना है। हमारे लिए सेल है, बाय हमारे लिए नहीं है, बाय हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक रूल। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता? सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या पता होना चाहिए? क्योंकि ये जब ब्लास्ट होता है ना, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुंच चुका है तो रेट ज्यादा ब्लास्ट करेंगे, और वहां पर से ये रिटर्निंग के चांस बनते हैं। क्योंकि आप देखो, एक लॉजिक भी होता है, मार्केट कहां पे रिवर्सल मारता है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास, ये सभी जानते हो। अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है, यानी कि वहां से मार्केट या तो ऊपर आ सकता है, या उसको तोड़ेगा, या फिर उससे नीचे आए। लेकिन जब ये ब्लास्ट हो रखा है ना, तो इसके तोड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उस समय एक आपको गिरावट मिलेगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। जैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले उस ब्लास्ट के पास, अगर वो बीच में है तो फिर आपको दिक्कत होगी। जैसे देखो, मैं एग्जांपल से यहीं पे देख लो, ये देखो, ये देखो, ये क्या था? ये हमें यहाँ पे चल रहा था, लेकिन ये क्या हुआ? यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, हुआ ब्लास्ट हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट क्या हुई? ऊपर चली गई। तो फिर अगर आपने यहाँ पे भेज दिया होता कॉल को, अगर आपने यहाँ पे कॉल को भेज दिया होता, तो आपको नुकसान हो जाता, क्योंकि ये फिर थोड़ा सा आप यहाँ पे निकल जाते कि भाई, और चाहे बटरफ्लाई भी क्यों ना बेचते हैं, आपको नुकसान होता है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे निकल ही नहीं पाते, और आपका रेट जो है आपसे बहुत दूर हो जाता है। आप सोचते अरे बटरफ्लाई अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, हमने तो बहुत जल्दी बेच दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि अरे ये स्ट्रेटजी तो फालतू है, फेक है ना, लोगों को फंसाने के लिए। पर ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, बीच में एंट्री नहीं करनी है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री करनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री करनी है। अगर मानो नीचे टूटता है तो आपको सपोर्ट पे करनी है, अगर ऊपर बढ़ता है तो आपको रेजिस्टेंस के पास जाना है। रेजिस्टेंस के पास अगर है, पहुंच गया है, तो वहां से आपके रेट जो है ना, तो तक ब्लास्ट हो रखे होंगे, और फिर आप वहां पे करो। एक तो देखो, आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने की वजह से क्या हो गया कि एक चांस मिल गया। अब आपको क्या, अच्छा वहां से तोड़ के ऊपर भी जा सकता है, नहीं, क्योंकि ईएमए दूर हो गया ना, ईएमए दूर हो गया आपका,
तो ये यहाँ से टूटेगा एक बार के लिए, भले ही छोटा सा टूटे, लेकिन वो जो छोटा सा भी टूटेगा ना, तो वो जो आपका जो रेट है ना, रेट जो ब्लास्ट हो रखा था उस समय तक, उसकी बढ़ते बढ़ते उसने ब्लास्ट कर रखा है अपने आप को, तो वो अब क्या होगा, अपने ओरिजिनल रेट के पास आएगा, ईएमए के पास आएगा। यही इसका लॉजिक। चाहे आप किसी भी दिन का ले लो, पीछे का आप हो सके तो इसको पेपर ट्रेडिंग करो, बैक टेस्टिंग करो, कुछ भी करो, आप करके देखो इससे, आपको ये बहुत ही काम के लायक लगेगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप शुरुआत में नए नए हो तो बटरफ्लाई से काम करो। बटरफ्लाई में क्या होता है कि एक लिमिट होता है, तो आपके रिस्क भी बचे रहेंगे। क्वांटिटी आप मार लो, अगर आपका मार्जिन है तो क्वांटिटी के साथ काम कर लो, और नहीं तो फिर आप स्प्रेड में जरूर काम करें, स्प्रेड के साथ काम करें, तो आपके ये फायदेदार रहेगा। और कहाँ पे काम नहीं करना है, बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही काम करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही काम करना है, कहीं बीच में काम नहीं करना है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, भी बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा कुछ करने की सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखना है हमें कि मार्केट जो है, मान लो पीछे पीछे देख लो, पीछे कहाँ से मार्केट टूटा है, जहां से टूटा है वहां से एक लाइन खींच लो, जहां से मार्केट रिटर्न हुआ है वहां लाइन खींच लो, जहां से भी इस तरह लाइन खींच लो, अपने 2-3 लाइन खींचोगे, वही अपने आप। अगर मार्केट उसके नीचे है तो वो उसका रेजिस्टेंस बन गया, अगर मार्केट उसके ऊपर है तो वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई अलग अलग लाइन नहीं है। मार्केट जब नीचे चला जाता है तो वो ऊपर वाला लाइन जिसको उसने क्रॉस करके नीचे आ गया, वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर मार्केट उसको ऊपर हो जाता है तो वही उसका सपोर्ट बन जाता है। सिंपल सा है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इससे निकाल सकते हो। ये इजी तरीका बता दिया। नहीं तो मैंने आपको एक बताया था सुपर ट्रेंड, अगर सुपर ट्रेंड के आसपास भी है तो वो भी आपको सुपर ट्रेंड, मतलब सुपर ट्रेंड एक लाइन बन जाता है। कभी कभी देखना, आप सुपर ट्रेंड एक लाइन बना के रखता है, जहां मार्केट काफी ऊपर चला जाएगा तो एक लाइन बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये 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 क्या हो गया, अब इसका ये सपोर्ट बन गया क्योंकि मार्केट ऊपर है, ये सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे अगर होता है तो होता है, अब इसी तक ऊपर में मार्केट मानो ऊपर चला गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सुपर ट्रेंड तो आप यूज करो ही, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि सुपर ट्रेंड लेट रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो भी एक इंडिकेटर की तरह है, तो वो लेट रिएक्ट करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपना खुद का लाइन खींचो, तो लाइन खींचने से भी आपको मार्केट की समझ भी थोड़ी सी आएगी, है ना। और लाइन ही आपको सही प्रेफरेंस देगा। और आप सुपर ट्रेंड में क्या है, कभी कभी आपको ट्रेड मिल पाएंगे, फिर आपको इस तरह से, मतलब डेली हो नहीं सकता कि आपको डेली मिल जाए। जैसे कि जैसे लास्ट लास्ट में देखो, चलो लास्ट वाले दिन की बात हम कर रहे थे, लास्ट वाले दिन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे दो दो हमें ट्रेड मिले थे, है ना, दो ट्रेड मिले थे, देख लो, दो ट्रेड मिले। एक कहाँ पे ट्रेड मिले, एक ट्रेड ये मिला कि यहाँ पे मार्क ईएमए चल रहा है और ये यहाँ पे खुला, और देखो ये क्या है, हमारे रेजिस्टेंस के पास है। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, हमारे को अच्छा पोजीशन मिला कि नहीं, प्रॉफिट मिला कि नहीं, भले ये रिटर्न हो गया। हमें इस पे ज्यादा देर रुकना नहीं है, क्योंकि ये वापस आएगा, आपको पता है दोनों एक साथ आएंगे, वापस आएगा, क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेंड, हम ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे, आपको पता है ना। तो इस पे आपको एक चीज और ये ध्यान रखना है कि हम ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे, ट्रेंड के अपोजिट चल रहे हैं। यानी लहर, जैसे समुद्र में लहर होती है ना, उसके साथ या हवा के साथ चलोगे तो आप आराम से चलोगे, बिना प्रेशर के चलोगे। लेकिन जब आप उसके अपोजिट चलते हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी होती है ना। तो इसलिए हम क्या है कि यहाँ पे हम मेहनत करने वाला काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वहां से हम ट्रेंड के अपोजिट काम कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे ही हमें अपना प्रॉफिट मिल जाए और वो अपने ईएमए के आसपास टच भी कर रहा है, फट से निकल लो, क्योंकि वो टच कर गया मतलब अपना लाइन पकड़ लिया उसने, हमें उससे लोग नहीं करना, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये चेंज हुआ, लेकिन क्या है आपको कि यहाँ पे तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ नहीं है। आप चाहो तो देखो ये क्या हुआ है, इस इंडिकेटर से नहीं है, उसे मैं बाद में बताऊंगा, इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, सिर्फ अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे यूज कर रहे हैं। तो ये वाला आप कभी से छोड़ दो, इसके बाद हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको देखो, जिसकी बात अभी मैंने की कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला, इसी तरह देखो यहाँ पे से सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिलते ही ये ऊपर की तरफ भागा। अब आपको ये सपोर्ट मिलते ही ये तो पूरा भाग गया, हम तो ऐसे बैठे रहते तो ज्यादा अच्छा रहता, बैठे रह जाओ। अगर आपको और भी इंडिकेटर देखना आता है, अच्छा ये मार्केट में ये जो है कैंडल जो है किस तरह का कैंडल बनाया, पूरी तरह से रिवर्सल कैंडल बना दिया, तो ये ऐसे भी ऊपर जाएगा। तो ये तो एक अलग मैटर हो गया, वो तो और भी, जैसे आपकी अगर डीप नॉलेज है तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम एक स्ट्रेटजी की बात करें ना, तो वो स्ट्रेटजी कितना कारगर है, तो उस स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं और उसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे।
और अभी किसी और चीज पे नहीं देखेंगे कि कौन सा कैंडल बन रहा है, कौन सा रिवर्सल कैंडल बन रहा है, कि सपोर्ट वाला कैंडल बन रहा है, क्या बन रहा है। हमें बस सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है और कैंडल EMA से दूर है या नहीं, बस ये देखना है। ठीक है, और इसी पे काम कीजिए, देखते हैं फिर बाद में बात करते हैं। और चार्ट पे जो है मैं आपको कल सवेरे तो आपको चार्ट पे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अपना कमेंट जरूर इस पे शेयर कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।